हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हम पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी, तो उसमें हमने स्टेटिन तक पढ़ा था, ठीक है, जो हमारी एंटी लिपिड ड्रग्स होती हैं उस तक हमने पढ़ा था। लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कल लिखवाऊंगा, तो लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर एक बंदा है उसके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रोल है, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, तो अगर एक बंदा है उसके अंदर एलडीएल ज़्यादा है, जिसके अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, तो हम इसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर कोई बंदा है उसके अंदर एलडीएल ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम उसको रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी डाइट ठीक करें, ठीक है, अपनी डाइट के अंदर जो फैट है उसको कम करें, और आप क्या करें, आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम उसको डाइट और एक्सरसाइज करेंगे। अगर फिर भी हाई रहता है, फिर भी अगर उसके अंदर एलडीएल हाई रहता है, तो फिर हम क्या करेंगे, देन हम उसको स्टेटिन ड्रग्स पे डालेंगे, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया भी था कि जो स्टेटिन ड्रग्स होती हैं ये आप हमेशा रात के टाइम देते हैं। अगर आप सुबह के टाइम देंगे तो जो पेशेंट होगा उसकी डेली एक्टिविटी मुतासर हो सकती है। फिर भी अगर आपकी जो स्टेटिन्स हैं, स्टेटिन्स देने से फिर भी अगर आपका जो एलडीएल है वो हाई रहता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगली ड्रग देंगे, दैट इज कॉल्ड एजीटिमाइब। जो एजीटिमाइब है ये हमने कल पढ़ा भी था, तो ये आप इसके अंदर दे सकते हैं। ये भी क्या करेगी, ये भी आपके एलडीएल को कम कर देगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आपने याद रखना है कि अगर आपके अंदर एलडीएल ज्यादा है, तो सबसे पहले आप डाइट और एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आप उसको स्टेटिन्स देंगे, और अगर फिर भी हाई रहता है तो फिर आप उसके अंदर अजीटिमाइब देंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपका आता है जी हाई ट्राइग्लिसराइड। देखिए, अगर एक पेशेंट है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे जो पहला ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, डाइट और एक्सरसाइज ही होगा, ठीक है। हम उसको क्या कहेंगे कि आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज ठीक करें। लेकिन अगर फिर भी हाई रहता है तो फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल गो फॉर फिब्रेट्स। हमने कल पढ़ा था कि जो फिब्रेट्स होते हैं ये माने ही इस वजह से जाते हैं कि ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं। तो जो भी चीजें ट्राइग्लिसराइड को ज्यादा करती हैं उनको कम करने के लिए वाली जो ड्रग है दैट इज कॉल्ड फिब्रेट। और अगर फिर भी हाई रहते हैं, हमने फिब्रेट्स दिए, वैसे तो फिब्रेट से कम हो जाते हैं, अगर फिर भी हाई रहते हैं तो फिर आप इसके अंदर नियासिन दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने कल भी आपको लिखवाया था कि जो फिब्रेट्स होते हैं, मतलब कि फिब्रेट्स को आप नियासिन के साथ मिला के भी दे सकते हैं। तो विटामिन बी थ्री एंड फिब्रेट्स दे कैन बोथ, मतलब कि इसको हम इकट्ठा दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और अगर आपके अंदर जो एच है, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो अच्छी आपका लिपोप्रोटीन है, अगर वो आपका कम होता है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, तो सबसे पहले इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम क्या कहेंगे, आप अपनी डाइट ठीक करें या करें एक्सरसाइज अपनी ठीक करें। और अगर आपका एचडीएल फिर भी हाई रहता है डाइट वगैरह से भी, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, नियासिन देंगे, ठीक है। जो नियासिन होता है ये हमारी बॉडी के अंदर जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो गुड फैट होती है, उसको ये क्या करता है, उसको ज्यादा करता है, ठीक है। तो ये चीज आपने इसके अंदर याद रखनी है कि अगर एलडीएल ज्यादा है तो फिर आपने क्या करना है, अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा फिर क्या करना है, और अगर आपका जो एचडीएल है वो ज्यादा है फिर आपने क्या करना है, ठीक है। अच्छा जी, आपकी जो एंटी लिपिड ड्रग्स हैं वो आपकी खत्म हो चुकी हैं। तो आगे हम चलते हैं, और आगे हमारी जो ड्रग क्लास की ड्रग है, दीज आर कॉल्ड कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स है इसमें हमने कौन कौन सी ड्रग पढ़नी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो व्हाट इज कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, इसकी मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इट इज वेरी हाई यील्ड ड्रग, बहुत ज्यादा यूज होती है। अब ये जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड है ना, इसमें जो मशहूर जमाना ड्रग है दैट इज कॉल्ड डाइजोक्सिन। इसको हम क्या कहते हैं, डाइजोक्सिन कहते हैं। जो डाइजोक्सिन होती है इसका दूसरा नाम क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड डिजिटैलिस। इसको हम डिजिटैलिस भी कहते हैं। एक पुराना नाम है, एक नया नाम है, ठीक है। तो डिजिटैलिस या डाइजोक्सिन दोनों एक ही बात है। उसके बाद हम समझते हैं कि यार ये जो डाइजोक्सिन है ये काम कैसे करती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि जो डाइजोक्सिन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो आपने याद रखना है कि ये क्या चीज है, इट इज नथिंग बट द इनहिबिटर। ये किस चीज का इनहिबिटर है, इट इज द इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटाशियम। जो आपका सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है, ये उसको क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। आप कहते हैं बात समझ नहीं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, फर्ज करें कि ये आपका सेल है, ठीक है, ये एक कार्डिक सेल है। अब हमें पता है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसा ट्रांसपोर्टर होता है जो क्या करता है, जो एटीपी को यूज करता है, और क्या करता है, हमारे सोडियम को सेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है। सोडियम को क्या करता है, सेल के बाहर निकालता है, लेकिन उसके एक्सचेंज के अंदर, उसके एक्सचेंज में ये क्या करता है, आपके पोटाशियम को सेल के अंदर ले आता है। तो अगर हम बात करें कि जो आपका सोडियम पोटाशियम एटीपीएज है, इसका काम क्या होता है, सोडियम को सेल से बाहर निकालना, लेकिन जो पोटाशियम है उसको सेल के अंदर लेके आना। फिर आप कहते हैं कि अच्छा, ये जो आपका जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज है, इसके साथ जो दूसरा एक और पंप होता है उसका काम क्या होता है। देखिए, अगर हम इस एटीपीएज ये काम करता रहेगा तो होगा ये कि आपके सेल के अंदर सोडियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस चीज को पूरा करने के लिए और कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए एक और हमारे पास एक्सचेंजर होता है, वो क्या करता है, वो आपका कैल्शियम को बाहर निकाल देता है,
और जो सेल के सोडियम होता है उसको सेल के अंदर ले आता है, ठीक है? तो हमारे 2 एक्सचेंजर काम करते हैं, क्या करते हैं? आपका जो एक है वो तो एटीपी पे काम कर रहा है, उसको तो चलाने वाला एटीपी है, तो होता ये है कि आपका जो एटीपी वाला है वो इस तरह काम करता रहता है, बट जो आपका ये वाला होगा दूसरा चैनल, वो क्या करेगा? वो आपके कैल्शियम को सेल से बाहर निकाल देता है और जो सोडियम होता है उसको सेल के अंदर ले आता है। अब देखें, हमने पढ़ा भी था कि यार जो हमारा कैल्शियम होता है ना, ये कहाँ से रिलीज़ होता है? तो कैल्शियम इज़ रिलीज़्ड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हमें ये पता है कि अगर हमारे सेल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा? ये हमारे सेल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। हमारा जो मसल है, वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा हमारे सेल के अंदर, उतनी ज़्यादा क्या होगी? कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, उतने ज़्यादा हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो आपने याद रखना है कि हम करते क्या हैं? देखें, हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ड्रग है जिसका नाम डाइजॉक्सिन है, वो क्या करेगी? वो आपकी इस एटीपीएज़ पंप, जो आपका एटीपी यूज़ कर रहा है और सोडियम को बाहर निकाल रहा है, इसको क्या कर देगी? इसको ऑफ कर देगी। सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस जब ऑफ होगा, तो आपके सेल के अंदर जो सोडियम है वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है, सोडियम बाहर नहीं जा रहा तो ज़्यादा हो जाएगा। जब सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपके पास जो कैल्शियम बाहर जाना था, वो कैल्शियम सेल के अंदर ही रहेगा। देखिए, जब हम सोडियम पोटेशियम, एटीपीएस को इन्हिबिट करेंगे, तो जिस कैल्शियम ने सेल के बाहर जाना था, वो क्या करेगा? वो सेल के अंदर ही रहेगा। जब वो सेल के अंदर ही रहेगा, तो उससे ये होगा कि आपका जो कैल्शियम है सेल के अंदर ज़्यादा हुआ और कॉन्ट्रैक्शन हुई। हम इसको ना लिखते हैं, देखें, आपने याद रखना है कि जब आपका ये सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस जब ये इनहिबिट होता है, तो इससे होता क्या है? इससे आपने याद रखना है कि आपका जो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम है, जो सेल के अंदर कैल्शियम है, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम विल इंक्रीज़, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव आइनोट्रोपी, इट विल कॉज़ पॉजिटिव आइनोट्रोपी। पॉजिटिव आइनोट्रोपी मैंने आपको समझाया भी था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आइनोट्रोपी या आइनोट्रोप, ऐसी ड्रग्स जो आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं, उसको हम आइनोट्रोप कहते हैं, और ऐसी ड्रग्स जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, उसको हम क्रोनोट्रोप कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? इट इज़ पॉजिटिव आइनोट्रोप, ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव आइनोट्रोप। फिर आपने याद रखना है कि ये इस जो आपकी डाइजॉक्सिन होती है, इसका दूसरा काम ये होता है कि ये आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। इट विल स्टिमुलेट योर वेगस नर्व। जब आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, तो उससे क्या होगा कि आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो यही तो हम चाहते हैं कि आपके जो डाइजॉक्सिन है, एक तो आपके हार्ट रेट को कम करती है क्योंकि वेगस नर्व स्टिमुलेट हो रही है, और दूसरे नंबर पे ये आपके इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज करके आपके अंदर क्या करवाते हैं? पॉजिटिव आइनोट्रोपी करवाते हैं, ठीक है? तो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइजॉक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यार ये जो आपका डाइजॉक्सिन है, इसको आप यूज कहाँ पे करते हैं? देखें, जो डाइजॉक्सिन होता है ना, इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा जो हार्ट है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई है, तो इट इंक्रीज़ द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये पहला काम क्या करता है कि चूँकि ये पॉजिटिव आइनोट्रोप है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं हार्ट फेलियर के अंदर। फिर आपने याद रखना है कि इसको हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर, ठीक है? इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एट्रियल फिब्रिलेशन। क्यों एट्रियल फिब्रिलेशन? क्योंकि आपने याद रखना है कि जो ये वाली ड्रग है, ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है और एवी नोड की कंडक्शन को कम करती है। तो इट डिक्रीज़ द एवी नोड एवी नोड कंडक्शन। तो चूंकि ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, एवी नोड की कंडक्शन को कम करेगी, तो हम इसको यूज कर सकते हैं किसके अंदर? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। फिर आप इसके आए एडवर्स इफेक्ट पे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको 2 बातें बताऊंगा और वो आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे पहले तो आपने याद रखना है, अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि डाइजॉक्सिन का साइड इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ डाइजॉक्सिन, तो हमेशा याद रखें कि इट विल कॉज, ठीक है, इसको मैं क्लियर वर्ड में लिख रहा हूं, इट कॉज हाइपरकैलेमिया। ये आपको क्या करवाता है? ये आपको हाइपरकैलेमिया करवाता है। तो अगर आप किसी बंदे को डाइजॉक्सिन यूज करवाते हैं, तो आपने हमेशा उसका क्या करना होता है? यू विल ऑलवेज मॉनिटर हिज पोटेशियम, वरना उसको अरिथमिया हो सकता है, ठीक है? तो आपने हमें उसका क्या करवाना होता है? हाइपरकैलेमिया। ये आपको क्या करवाता है? ये आपको हाइपरकैलेमिया करवाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया? उसके बाद आपने याद रखना है कि अगर हम बात करें ना कि हमारी जो किडनी है वो क्या करती है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो ये वाली ड्रग है, इसकी क्या होती है? डाइजॉक्सिन की रीनल एक्सक्रीशन होती है, मतलब कि किडनी इसको क्या करती है? रिमूव करती है। तो चूंकि इसकी रीनल एक्सक्रीशन होती है, तो अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर कोई बंदा है और उसकी किडनी फेलियर है, उसके अंदर किडनी फेल हो चुकी है, तो उसमें क्या होगा? उसके अंदर एक्सक्रीशन कम होगी और इसकी क्या हो सकती है? इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी किन लोगों को होगी? जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, क्योंकि इसकी रीनल एक्सक्रीशन है। फिर आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं रेड कलर से लिखूंगा, देखें, आपने याद रखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा कर देती है? तो दैट इज योर हाइपोकैलेमिया। आपने हमेशा याद रखना है, जो हाइपोकैलेमिया है, ये क्या करता है? इंक्रीज टॉक्सिसिटी रिस्क। ये क्या करता है? हमारी डाइजॉक्सिन का टॉक्सिसिटी का रिस्क ज्यादा कर। देखें, 2 बातें हैं,
डाइजॉक्सिन का साइड इफेक्ट क्या है? हाइपरकैलेमिया। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को ज्यादा कर सकती है? दैट इज योर हाइपोकैलेमिया। वो क्या है? वो आपका हाइपोकैलेमिया। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके अलावा आपने इसमें एक और बात ये याद रखनी है कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो इसकी क्लियरेंस को कम कर सकती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, जो बॉडी से डाइजॉक्सिन की क्लियरेंस को कम करती हैं, और उसमें हमारी मशहूर ज़माना आती है वेरेपामिल, जो नॉन डाइहाइड्रोक्सीपिरिडीन है। उसके अलावा आपकी अमायोड्रोन। ठीक है, जो अमायोड्रोन है इसके बारे में 2-3 बातें मशहूर हैं। एक तो अमायोड्रोन आपको पल्मोनरी फिब्रोसिस करवाती है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि आपकी जो अमायोड्रोन है ये क्या करती है, ये आपकी डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी करवा सकती है। उसके अलावा आपकी जो 30 नंबर पे आती है दैट इज़ कॉल्ड क्विनिडीन। क्विनिडीन आपको सिंकोनिज्म करवा सकती है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो जो आपकी क्विनिडीन है ये भी आपको इसकी टॉक्सिसिटी करवा सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक बंदा है उसको डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो व्हाट विल बी द एंटीडोट? उसका फिर एंटीडोट क्या होगा? तो हमेशा याद रखें, हम इसमें क्या करते हैं, देखें, चूंकि इसके अंदर हाइपरकैलेमिया होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल नॉर्मलाइज द पोटाशियम। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पोटाशियम को नॉर्मलाइज करेंगे। फिर आपने याद रखना है कि इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, वी विल गो फॉर कार्डियक पेसर। हम इसके अंदर क्या करेंगे, कार्डियक पेसर लगाएंगे। और 30 नंबर पे आपने याद रखना है कि आप इसके अंदर क्या दे सकते हैं, एंटी डाइजॉक्सिन। ठीक है, यू कैन गो फॉर एंटी डाइजॉक्सिन फैब फ्रेगमेंट। ठीक है, आप इसके अंदर क्या दे सकते हैं, एंटी डाइजॉक्सिन फैब फ्रेगमेंट। और आप इसके अंदर क्या दे सकते हैं, मैग्नीशियम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने इसके अंदर याद रखनी है कि डाइजॉक्सिन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसको कहां कहां पे यूज करते हैं, हार्ट फेलियर और एट्रियल फिब्रिलेशन। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं कि ये आपको कोलिनर्जिक, उसके अलावा हाइपरकैलेमिक, उसके अलावा कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके जो आपकी डाइजॉक्सिन होता है उसको उसकी टॉक्सिसिटी करवा सकते हैं। तो उसमें रीनल फेलियर आता है, हाइपोकैलेमिया आता है। उसके अलावा आपकी ऐसी ड्रग्स हैं जो इसको डिस्प्लेस कर सकती है, इसकी क्लीयरेंस को कम कर सकती हैं, जिसमें वेरेपामिल आता है, अमायोड्रोन आता है। फिर इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो आपने क्या करना है, यू विल स्लोली नॉर्मलाइज़ द पोटेशियम। आप आहिस्ता-आहिस्ता पोटेशियम को नॉर्मलाइज़ करेंगे, कार्डियक प्रेशर लगाएँगे और ये सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है? तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक सवाल जो आपकी बुक ने नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द, ठीक है, व्हाट आर द साइंस ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, कि अगर आपको डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसके हमें साइन क्या मिलेंगे। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको आप एक एक दो दो लिख लें। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि इसमें ना हमें कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस मिलते हैं जब आपको डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है। तो जो न्यूरोलॉजिकल साइंस होते हैं ना, इसमें एक तो आपको क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो कंफ्यूज होगा, तो कन्फ्यूजन होगी। उसके अलावा इसमें और क्या होता है, कलर विजन। ठीक है, कलर विजन अल्ट्रेशन, मतलब कि उसमें कलर के अंदर अल्ट्रेशन आ सकती है, तो कलर विजन अल्ट्रेशन हो सकती हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है कि हमें ये जीआई की सिम्टम भी करवाती है। तो जीआई की सिम्टम में कौन कौन सी आती है, सबसे पहले तो आपने कहना है इसमें एनोरेक्सिया, इट कैन कॉज एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया हो सकता है। उसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, तो नोजिया वॉमिटिंग करा सकती है। और उसके अलावा जो आपकी डाइजॉक्सिन होती है, इट कैन ऑल्सो कॉज एब्डोमिनल पेन, या आपको एब्डोमिनल पेन करवा सकती है। उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो डाइजॉक्सिन होती है, हमने अभी भी पढ़ा कि चूंकि ये आपको हाइपरकैलेमिया करवाती है, ये क्या करवाती है, चूंकि हाइपरकैलेमिया करवाती है, तो इट कैन कॉज एरिथमियास, ये आपको क्या करवा सकती है, इट कैन ऑल्सो कॉज एरिथमियास। तो हाइपरकैलेमिया की वजह से ये हमें क्या करवा सकती है, एरिथमिया करवा सकती है। और अगर आपके पोटेशियम का लेवल मोर देन 8 हो जाए तो ये आपको डायस्टोलिक कार्डिक अरेस्ट भी करवा सकती है। ठीक है, तो ये आपने छोटी-छोटी बातें हैं जो इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो डाइजॉक्सिन है इसको हम सारी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं सिवाय एक के, और वो कौन सा है, तो आपने याद रखना है इसके इसमें एक एमसीक्यूज है। देखिए, आपकी जो डाइजॉक्सिन है, ठीक है, डाइजॉक्सिन, ठीक है, डाइजॉक्सिन इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ, ठीक है, ऑल टाइप ऑफ एसवीटी। जो डाइजॉक्सिन है इसको हम सब एसवीटी के अंदर यूज करते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, तो हमने कहा था एक प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम भी होता है, उसको हम कहते हैं वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, तो आपकी जो डाइजॉक्सिन होती है इसको हम सब के अंदर यूज कर सकते हैं सिवाय एक के, एंड दैट इज कॉल्ड वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, दैट इज कॉल्ड वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो नेगेटिव आइनोट्रॉप होती हैं, देखें अभी तो हमने ये पढ़ी है ना कि ऐसी ड्रग्स जो आपकी पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स होती हैं, तो यहां पे आप लिखें ऐसी ड्रग्स दैट आर, ठीक है, ड्रग्स दैट आर नेगेटिव आइनोट्रॉप, जो क्या होती हैं, जो नेगेटिव आइनोट्रॉप्स होती हैं। तो इसका भी आप एक दो बातें लिख लें। देखें, सबसे पहले तो आपने याद रखना है आपके जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स आप सबको पता है कि ये क्या करते हैं, हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो डाइजॉक्सिन होती है, मतलब कि
डाइजॉक्सिन पॉजिटिव आइनोट्रोप है, और आपके जो बीटा ब्लॉकर्स हैं दीज आर नेगेटिव आइनोट्रोप। ये क्या है? ये आपके नेगेटिव आइनोट्रोप है। उसके अलावा आपके जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं ये भी नेगेटिव, ये भी आपके क्या हो सकते हैं? ये भी नेगेटिव आइनोट्रोप्स हो सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। उसके अलावा हम इसमें और क्या करेंगे, ठीक है? तो बस मेन बातें इसके अंदर आपकी यही हैं जो आपने याद रखनी है कि डाइजॉक्सिन क्या होती है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, कौन कौन सी चीजें इसकी टॉक्सिसिटी करवा सकती हैं, ठीक है? चलें जी, हम आगे चलते हैं। और हमारे पास जो अगली क्लास ऑफ ड्रग है दैट इज कॉल्ड एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है? आपकी जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं ये वो वाली ड्रग्स हैं जिसको हम एरिथमियाज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स है ना, इसकी हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई हुई हैं। क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, या आपकी इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं। तो अभी हम इसकी क्लासेस को पढ़ेंगे कि आपकी जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये कैसे काम करती हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाएगी, ठीक है? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवाना चाहता हूं। देखें, हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था एक्शन पोटेंशियल ऑफ आवर हार्ट, तो हमने कितने फेजेस पढ़े थे? हमने कहा था कि सबसे पहले आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो तकरीबन कितना होता है? -85 होता है, ऐसे ही है। उसके बाद जैसे ही आपका मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसके बाद जैसे ही आपके फास्ट सोडियम चैनल्स एक्टिवेट होते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो -85 से +20 पे चला जाता है। कहां पे? -85 से +20 पे चला जाता है। फिर हमने कहा था कि इस फेज का नाम क्या होता है? तो इट इज कॉल्ड फेज जीरो। इट इज कॉल्ड फेज जीरो। और ये क्यों होता है? ये हमने पढ़ा था कि इट इज ड्यू टू सोडियम चैनल्स। ये क्यों होता है? ये आपके सोडियम चैनल्स की वजह से होता है। फिर हमने पढ़ा था कि अच्छा, ये तो हमें समझ आ गई है। उसके बाद हमने कहा था कि इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद यहाँ पे आपके पोटेशियम चैनल स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं फेज 1, ठीक है? इट इज कॉल्ड फेज 1। और इसमें क्या होता है? पोटेशियम का आउटफ्लक्स होता है। ये मैंने आपको सारी बातें पढ़ाई हैं, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। फिर हमने कहा था कि हमारे पास जो पोटेशियम है, पोटेशियम के साथ-साथ कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। तो कैल्शियम सेल के अंदर जाना शुरू हो जाता है और पोटेशियम सेल के बाहर आना शुरू हो जाता है, और हमें एक प्लेट्यू फेज मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फेज 2। फिर हमने कहा था कि इसके बाद आपके जो कैल्शियम चैनल हैं वो क्लोज हो जाते हैं और अगला आपका जो चैनल है वो ओपन हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड फेज 3। इट इज कॉल्ड फेज 3। अब आपने याद रखना है कि ऐसी ड्रग्स जो आपकी क्या करती हैं, जो आपके जो फेज नंबर 0 है, ठीक है? जो फेज नंबर 0 है उसको ब्लॉक करती हैं। ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं, जो आपके फेज 0 को ब्लॉक करके उसकी स्लोप को इंक्रीज कर देती हैं, उनको हम कहते हैं क्लास 1A। दीज आर कॉल्ड क्लास 1A। तो आपकी ऐसी ड्रग्स जो आपके फेज 0 को ब्लॉक करेंगी, और आपका देखिए मैं आपको समझाता हूं। मुझे बताएं, आपका ये जो सोडियम चैनल है, अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं, ठीक है? अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा? देखें, आपने याद रखना है कि ये जो ड्रग्स होंगी ये क्या करेंगी? दे विल इंक्रीज द स्लोप। ये क्या करेंगी? आपकी स्लोप को इंक्रीज करेंगी। तो आपकी जो फेज 0 है उसका ग्राफ आपको इस तरह मिलेगा, ठीक है? मतलब उसकी स्लोप इंक्रीज हो जाएगी। आपका जो ग्राफ होगा वो डिले हो जाएगा। जो आपके सोडियम के चैनल्स हैं वो डिले ओपन होंगे। तो इससे क्या होगा? आपकी जो फेज 0 है वो क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है? इस तरह, ठीक है? तो इस तरह आपने याद रखना है कि जो क्लास 1A ड्रग्स होती हैं, इसको हम अभी पढ़ते हैं कि आपकी जो पहली क्लास है इट इज कॉल्ड क्लास 1A। जो आपकी क्लास 1A ड्रग्स होती हैं, इसमें आपने क्या याद रखना है? देखें, जो क्लास 1A ड्रग है इसमें जो पहली ड्रग आती है दैट इज कॉल्ड क्विनिडीन। इसको हम क्विनिडीन कहते हैं। फिर आपने कहना है इसमें जो दूसरे नंबर पे आती है दैट इज कॉल्ड प्रोकेनामाइड, ठीक है? इसके साइड इफेक्ट बड़े मशहूर हैं। उसके अलावा जो तीसरी ड्रग आती है दैट इज कॉल्ड डाइसोपायरामाइड। तो डाइसोपायरामाइड, क्विनिडीन एंड प्रोकेनामाइड, ये तीन आपकी आती है किसके अंदर? क्लास 1A के अंदर। फिर आपने याद रखना है कि अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, तो इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है? सबसे पहला काम ये क्या करती हैं कि आपका जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है, ये क्या करती हैं? ये आपके एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को ज्यादा कर देती हैं, कि जिससे आपका एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है? डिले हो जाता है, उसका ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है। फिर आपने याद रखना है कि ये आपके रिफ्रैक्टरी पीरियड को ज्यादा कर देती हैं इन द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। तो इट इंक्रीज योर इफेक्टिव, ठीक है? ये क्या करती हैं? आपके इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को ज्यादा कर देती हैं। फिर आपने याद रखना है कि ये क्या करेंगी? दे विल इंक्रीज योर क्यूटी इंटरवल। ये क्या करती हैं? ये आपके क्यूटी इंटरवल को ज्यादा कर देती हैं। और हमें पता है कि जो भी ड्रग्स आपके क्यूटी इंटरवल को ज्यादा करती हैं वो आपको टॉर्सिडी पॉइंट्स करवा सकती हैं, ठीक है? तो ये आपने इसके अंदर देखना है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कि आपकी जो फेज 0 होता है उसके स्लोप को इंक्रीज करती है, ठीक है? मेन बात इसमें ये है। अच्छा, अगर हम इसके क्लिनिकल यूज की बात करें, तो आपकी जो क्लास 1A ड्रग होती है इसको हम यूज कर सकते हैं बोथ एट्रियल
एंड वेंट्रिकुलर, ठीक है। इसको हम कहां पे यूज करेंगे? बोथ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिथमियास, स्पेशली इन द री एंट्रेंट एंड एक्टोपिक एसवीटी। तो इसमें आप लिखें कि इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं? री एंट्रेंट, ठीक है, री एंट्रेंट, या फिर जो आपका एक्टोपिक एसवीटी होता है, एक्टोपिक एसवीटी, उसके अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, या वेंटिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये है, ये आपका जो एग्जाम है उसमें पूछी जा सकती है कि कौन सी ड्रग है जो आपको सिंकोनिज्म करवा सकती है। तो आपने याद रखना है, हमारी जो क्विनिडीन होती है ना, क्विनिडीन जो क्लास 1A से बिलोंग करती है, ये ड्रग हमें क्या करवा सकती है? इट कैन कॉज सिंकोनिज्म, ठीक है। ये आपको क्या करवा सकती है? इट कैन कॉज सिंकोनिज्म। और ये जो सिंकोनिज्म है, इसके आपको क्या होगा? इससे एक तो पेशेंट को हेडेक होगा, ठीक है, उसके अलावा टिनाइटस होगा, ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? टिनाइटस होगा, उसके अलावा हेडेक होगी, टिनाइटस होगा, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं सिंकोनिज्म, ठीक है, इट इज कॉल्ड सिंकोनिज्म। और ये आपको कौन करवाती है? क्विनिडीन। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो डाइसोपायरामाइड है वो आपको क्या करवाती है, तो डाइसोपायरामाइड का आपने साइड इफेक्ट ये याद रखना है, डाइसोपायरामाइड, जो डाइसोपायरामाइड है, इट कैन कॉज हार्ट फेलियर, ये आपको हार्ट फेलियर करवाती है। फिर मैंने आपको ये बात बताई है कि चूंकि चूंकि ये आपके क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती हैं, और जितनी भी ड्रग्स हैं, जो भी चीजें हमारे पास जो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करेंगी, वो क्या करती हैं? वो हमारे जो चीज क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करेगी, इट कैन कॉज टॉर्सी डी पॉइंटस, ये आपको क्या कर सकती है? टॉर्से टॉर्से डी पॉइंटस कॉज करवा सकती है, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। उसके अलावा बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, तो मेन मेन बातें आपने इसमें याद रखनी है। उसके बाद हम अगली क्लास में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास क्लास 1B। वो क्लास 1A था, ये क्या है? क्लास 1B है। जो क्लास 1B है, ये भी क्या करती है? ये भी आपके सोडियम के चैनल को ब्लॉक करके आपकी जो स्लोप होती है उसको ज्यादा करती है। ये क्या करती है? उसको ज्यादा करती है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को कम करती है, ठीक है। तो आपने इसका मेन मैकेनिज्म ये याद रखना है कि इट डिक्रीज योर एपी ड्यूरेशन। एपी ड्यूरेशन का मतलब क्या है? एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होता है। तो एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन है, ये क्या करती है? ये उसको कम करती है। तो क्लास 1B में मशहूर जमाना आपकी ड्रग आती है जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, दैट इज कॉल्ड लीडोकेन। इसको हम लीडोकेन कहते हैं, या फिर मैक्सिलिटीन, ठीक है। तो आपकी एक ड्रग आती है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिलिटीन या फिर लीडोकेन। ये दो ड्रग्स हैं जो आपकी क्लास 1B से बिलोंग करती हैं, और ये आपके एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को कम करती हैं। फिर आपने याद रखना है कि इसको हम कहां पे यूज करते हैं। तो आपकी बल्कि उसने लिखा हुआ है कि प्रेफरेंशियली अफेक्ट इस्कीमिक एंड डीपोलराइज्ड परकिंजे एंड वेंट्रिकुलर टिश्यू। मतलब आपके ज्यादातर परकिंजे और जो डीपोलराइज्ड वेंट्रिकुलर टिश्यू होते हैं, उन पे ये अफेक्ट करती है। फिनिटोइन कैन आल्सो फिल इनटू द 1B कैटेगरी। जो आपकी फिनिटोइन है, उसको भी हम क्लास 1B के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि वो भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है। फिनिटोइन हम पढ़ेंगे उसके अंदर नर्वस सिस्टम के अंदर, तो वो भी सोडियम चैनल की ब्लॉकर है। तो इस वजह से उसको भी आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि उसको भी हम क्लास 1B के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके यूज की बात करें, तो आपकी जो क्लास 1B ड्रग होती है, इसके यूज में सबसे पहले आपने याद रखना है, इसको हम यूज करते हैं वेंट्रिकुलर रिदमियास के अंदर, ठीक है। इसको हम वेंट्रिकुलर रिदमियास के अंदर और स्पेशली आपने याद रखना है इसको, एक तो हम वेंट्रिकुलर अरिथमियास के अंदर, और हमें पता है कि वेंट्रिकुलर अरिथमियास कब होते हैं? आफ्टर एमआई। तो जब भी किसी बंदे को एमआई होगा, तो एमआई के बाद हमें पता है कि उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होती है, वो तो उसकी क्या होती है? वो तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज होते हैं, वेंट्रिकुलर रिदमियास होते हैं। तो उन वेंट्रिकुलर रिदमियास से बचने के लिए आपने क्या यूज करना है? यू विल यूज द क्लास 1B। इसका एक निमोनिक भी है, मैं आपको एंड पे लिखवाऊंगा कि आपने एमआई कौन सी मतलब ड्रग यूज करनी है, ठीक है। तो क्लास 1B क्या है? इट इज बेस्ट ड्रग फॉर पोस्ट एमआई। पोस्ट एमआई की जो बेस्ट ड्रग है, दैट इज योर क्लास 1B ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये आपकी सोडियम को इनहिबिट करती हैं, तो ये आपके जो ब्रेन के अंदर सोडियम के चैनल्स होंगे उनको भी इनहिबिट करेंगी, या उनको क्या हो सकता है? आपको क्या करवा सकती हैं? इट कैन कॉज सीएनएस डिप्रेशन। ये आपको क्या करवा सकते हैं? इट कैन कॉज सीएनएस डिप्रेशन। फिर आपने याद रखना है कि ये आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये उसको भी डिप्रेस कर सकती है। इवन के इट कैन आल्सो कॉज स्टिमुलेशन ऑफ सीएनएस। ये सीएनएस को स्टिमुलेट भी कर सकती है, और सीएनएस को क्या कर सकती है? ये सीएनएस को डिप्रेस भी कर सकती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो क्लास 1B ड्रग होती है, इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अगली क्लास आती है, दैट इज कॉल्ड क्लास, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्लास 1C, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्लास 1C। अब देखिए, जो क्लास 1C है, इसका काम क्या होता है? देखें, क्लास 1C में दो ड्रग्स आती हैं। एक आपकी आती है फ्लीकेनाइड, ठीक है, वन इज कॉल्ड फ्लीकेनाइड। जो आपकी फ्लीकेनाइड है, क्लास 1C है। और उसके अलावा आपकी जो दूसरी ड्रग आती है, दैट इज कॉल्ड प्रोपाफिनोन, ठीक है। तो प्रोपाफिनोन
एंड फ्लीकेनाइड, ये 2 ड्रग्स हैं जो किसके अंदर आती हैं, हमारी क्लास सी से आती हैं। फिर आपने याद रखना है कि अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो क्लास 1C किस तरह काम करती है। देखें, इसमें सबसे पहले तो आपने याद रखना है, ये हमारे सोडियम चैनल्स को बड़ी मजबूती के साथ क्या करती है, बड़ी स्ट्रांगली उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है। और इट सिग्निफिकेंटली, मतलब कि ये आपकी सिग्निफिकेंटली ये क्या करती है, वाजिया तौर पे सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग कर देती है। किसको प्रोलॉन्ग करती है, तो इट सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग योर ईआरपी, आपका जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड है उसको ये ज्यादा कर देती है। किसके अंदर, एवी नोड के अंदर। देखें, जो आपकी क्लास 1C ड्रग है ये सबसे ज्यादा आपके चैनल्स को ब्लॉक करती है। बल्कि मैं आपको ना ऐसे इसको लिखवाता हूं। देखें, अगर आपसे पूछा जाए ना कि आपकी जो क्लास 1 है, ठीक है, आपकी जो क्लास 1 है इसके अंदर तो 3 ड्रग्स आती हैं, ए आती है, बी आती है, सी आती है। इन तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन सी है, तो हमेशा याद रखें, अगर हम स्ट्रॉन्ग की बात करें ना, इसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका फास्ट एक्शन होता है, दैट इज क्लास 1C। क्लास 1C का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और इसके अंदर अगर हम ग्राफ देखें, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखें, फर्ज करें कि ये आपका एक्शन पोटेंशियल है ना, ठीक है, इस तरह अगर एक्शन पोटेंशियल है, तो अगर हम क्लास 1C देंगे ना, तो इसमें स्लोप सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्लोप आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इनिबिटर है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इनिबिटर है तो इसमें आपको स्लोप बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि क्लास 1C आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद आपने याद रखना है, जो सेकंड नंबर पे आती है दैट इज क्लास 1A। सेकंड नंबर पे क्लास 1A आती है, और तीसरे नंबर पे कौन सी आती है, क्लास 1B। इसको आपने कैब से याद रखना है। ठीक है, कैब से सबसे स्ट्रॉन्ग सी, फिर ए और फिर बी। ठीक है, तो इस तरह देखना है। अच्छा, हम कहते हैं कि यार चूंकि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये आपकी क्या करेगी, ये सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग कर देगी किसको, आपके इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को एवी नोड के अंदर। ठीक है, और एक्सेसरी बाईपास ट्रैक के अंदर। तो नो इफेक्ट ऑन ईआरपी इन परकिंजे एंड वेंट्रिकुलर टिश्यू, मतलब कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑन परकिंजी। ठीक है, आपके जो परकिंजे या जो आपके वेंट्रिकल टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और इसका क्या होता है, इट हैज मिनिमल इफेक्ट। ठीक है, इसका मिनिमल इफेक्ट होता है किसके ऊपर, ऑन एपी ड्यूरेशन। आपका जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है उसके ऊपर इसका बहुत कम इफेक्ट आता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसके क्लिनिकल यूज की, तो व्हाट विल बी द क्लिनिकल यूज, इसका क्लिनिकल यूज क्या होगा, तो आपने कहना है कि इसके अगर हम क्लिनिकल यूज की बात करें तो इट इज यूज्ड इन एसवीटीज, इसको हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग एट्रियल फिब्रिलेशन, इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग ए फिब। जो आपका ए फिब है उसके अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। ए फिब के अंदर हमने अभी पढ़ा डाइजोक्सिन भी यूज हो सकती है, और आपकी जो क्लास 1C ड्रग्स हैं ये भी यूज हो सकती हैं। फिर आपने याद रखना है कि इसको इट इज द लास्ट रिजॉर्ट इन रिफ्रैक्टरी वीटी, मतलब कि अगर एक बंदा है उसको रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, बार बार वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, तो उसका जो लास्ट रिजॉर्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज योर क्लास 1C, वो क्लास 1C ड्रग्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो आपकी जो क्लास 1C ड्रग्स होती हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या होता है, एक तो ये प्रो अरिथमिक होती हैं, मतलब कि हम चूंकि इसको अरिथमिया के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका मसला ये होता है कि अरिथमिया को बढ़ा सकती हैं। और किन लोगों के अंदर, स्पेशली उन लोगों में आफ्टर एमआई। ठीक है, आफ्टर एमआई, तो आफ्टर एमआई इट कैन इंक्रीज द अरिथमिया, ये आपके अरिथमिया को ज्यादा कर सकती हैं। तो अब एक निमोनिक लिखें ताकि आपको मेरी बातें याद रहें। देखें, आपने याद रखना है, एक आपकी हमने पढ़ी है क्लास 1B और एक होती है क्लास 1C। जो क्लास 1B है इसमें बी से आपने क्या याद रखना है, इट इज बेस्ट फॉर पोस्ट एमआई। पोस्ट एमआई की जो बेस्ट ड्रग्स हैं एरिथमिया से बचने के लिए या वेंटिकुलर एरिथमिया से बचने के लिए, वो कौन सी हैं, वो क्लास 1B हैं। जो आपकी कौन सी आती हैं, जिसमें आपकी लीडोकेन आती है, फिनिटोइड आती है और मेग्जिलिटीन आती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो क्लास 1C है, क्लास 1C क्या है, क्लास 1C ऐसी ड्रग्स है जिनका सबसे स्ट्रॉन्ग एक्शन होता है, बट आपने याद रखना है सी से क्या होगा, तो सी से होगा कंट्रा इंडिकेटेड, दीज आर कंट्रा इंडिकेटेड फॉर पोस्ट एमआई। इसको हम पोस्ट एमआई के बाद नहीं दे सकते क्योंकि दीज आर कंट्रा इंडिकेटेड। ये क्या होती हैं, ये कंट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, तो आपने बी से क्या याद रखना है, बेस्ट फॉर पोस्ट एमआई, और सी से क्या याद रखना है, कंट्रा इंडिकेटेड फॉर पोस्ट एमआई। तो क्लास 1Cs आर कंट्रा इंडिकेटेड फॉर पोस्ट एमआई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। इस क्लास से अगली क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि अपनी फार्माकोलॉजी को कंप्लीट करें, और फिर हम अपना सिस्टम कंप्लीट करके आपने हमें कमेंट सेक्शन में ये बात लाजमी बतानी, मैं रोज आपको कहता हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में ये बात बतानी है कि आपको क्लासेस पसंद आई हैं या नहीं आई, आपको सीवीएस सिस्टम कितना समझ आया है, और आपने ये बताना है कि अगला सिस्टम हम इसके बाद कौन सा स्टार्ट करें। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।